हे एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेशन पे, जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आज इसमें 30 क्वेश्चंस हम और लगा के हमारे टोटल 90 क्वेश्चंस को एंड करेंगे ऑफ दिस चैप्टर, और फिर हम अगली मुलाकात से एक नया चैप्टर उठाने वाले हैं। सो होपफुली यू ऑल आर एक्साइटेड, और बाकी सेशन जो हम कर चुके हैं उनको भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। एंड चलिए फिर सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड आपका स्वागत है हमारे इस 3000 सवालों की सीरीज़ के अंदर। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यार खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखना है, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को लिखते हुए भी चलना है, राइट। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए। कह रहा है एंजियोटेंसिनोजन जो होता है इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है वो कौन बनाता है? तो आपको याद होता है यार, इससे पहले वाले 2 सेशंस में हम एंजियोटेंसिनोजन के बारे में, है ना, आपके रेनिन के बारे में काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सेशंस देखे होंगे तो यार आपको याद हो चुका होगा कि यार कौन क्या करता है बेसिकली, राइट। मगर अगेन सवाल हमारे लिए नया है ना, ऐसा कोई सवाल हमने किया नहीं है, तो इसलिए वापस इसको ढंग से हमें अटैम्प्ट करना ज़रूर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि जो एंजियोटेंसिनोजन है वो कौन बनाएगा। पहली बात तो रेनिन बनाता है, राइट। स्पेलिंग से भी ध्यान रखना है, RENIN जो होता है ये आपके रास वाला रेनिन है, विच इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। और एक होता है RENNIN विच इज एन प्रोटीन और द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द इन्फेंट्स, ओके। तो स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं करना है। बाकी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो ये है ये रिलीज होता है कब? ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ रास। और ये मैकेनिज्म कब काम करता है? जब आपकी बॉडी के अंदर BP जो है वो मान लो अगर कम है, या बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी मात्रा कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपका रास मैकेनिज्म जो है वो पिक्चर में रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी क्या करेगा? रेनिन जो होता है ये आपकी कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस करवाता है, जैसे कि रेनिन जो है ये ये आपके एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, राइट। उसे फिर सेकंड में कर देगा, सेकंड करने के बाद एंजियोटेंसिन सेकंड, और फिर ये कराएगा आपके कुछ फंक्शंस परफॉर्म, जैसे कि ये आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ से आप कह सकते हैं कि जो एल्डोस्टेरॉन होता है ना उसको रिलीज करवाना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा ये हंगर और थ्रस्ट को इंक्रीज करवा देगा, फाइन। तो ये कुछ काम होंगे इसके। बाकी ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सारे काम करवा के एनी हाउ ये आपके ब्लड के अंदर किसी तरीके से बेसिकली ये आपके ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देगा, ताकि सब कुछ नॉर्मलाइज हो सके। ये काम होता है इस रेनिन का, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि यार जो ये रेनिन बना रहा है आपका एंजियोटेंसिनोजन, जो कि लिवर में बनता है, तो यही हमारा सवाल है कि ये बनता कहाँ पे है बेसिकली। तो आपके लिवर के अंदर बनता है, और फिर वहाँ से ये ब्लड के अंदर कन्वर्ट करता है आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर एंड देन सेकंड के अंदर, फाइन। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, बच्चे सोचते हैं कि सर जो एंजियोटेंसिनोजन है ये आपके रास मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, है ना, विच इज जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स आंसर होना चाहिए, जो कि गलत आंसर है, राइट। जो आपके पास एंजियोटेंसिनोजन होता है वो एक्चुअली आपका लिवर सेल बनाती है, फाइन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन आर सिंथेसाइज्ड बाय। जो आपके एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स होते हैं वो कौन बनाता है ना, व्हाट सिक्रीट्स दैट। तो बेसिकली लिवर में बनते हैं वो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ किडनी। किडनी में बनते हैं लेकिन आपके लिवर के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, या फिर किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय द किडनी। बनते भी किडनी में हैं और एलिमिनेट भी वहीं से होते हैं, या फिर लास्ट वाला जो लिवर में बनते हैं और बाकी सेम थॉट एज बाइल। तो लास्ट ऑप्शन तो एनी हाउ नहीं हो सकता, राइट। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि आपके नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये आपके लिवर में जाके ऑर्गेनाइज साइकिल के थ्रू एनी हाउ कन्वर्ट होते हैं यूरिया के अंदर। तो आपके जो मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट है उनको बनाने का काम किसका होता है? लिवर का, और अल्टीमेटली उसको किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो एक बात आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है, जो एज अ क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि बताओ यूरिया बनता कहाँ है। तो यूरिया फॉर्मेशन जो होती है ना वो एक्चुअली में किडनी में ना होके वो आपकी होती है लिवर के अंदर, ठीक है। किडनी जो होती है ये आपके इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करती है, ये वेस्ट को बनाती नहीं है।
वेस्ट को बनाने का काम किसके पास होता है? आपके लिवर के पास होता है, राइट। तो वहीं अगर हम किडनी का रोल लिखना चाहें यहाँ पे, तो किडनी का रोल क्या आ जाएगा? इट ओनली प्योरीफाई इम्प्योर ब्लड, दैट इज अ मेजर रोल ऑफ योर किडनी। और वहीं पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने का काम किसका होता है? वो होता है लिवर का, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर लिख लिया ना हमने? हाँ, फर्स्ट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार खुद से, फिर करते हैं इसको साथ में सॉल्व, है ना। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिनल पिरामिड। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रिनल पिरामिड होता क्या है। तो आपने अगर किडनी के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि रिनल पिरामिड या फिर जिसको आप कहते हो मेडुलरी पिरामिड, दे बोथ आर सेम, राइट। सो इफ दिस इज द किडनी, सो इस किडनी में आपको इस तरीके से कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, राइट, जो कि आपके मेडुलरी रीजन में होते हैं, मतलब इनर रीजन में वो पाए जाते हैं। और जो आउटर रीजन है उसे आप कहते हो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। एंड ये इनर रीजन जो है इसे आप कहते हो क्या? यू कॉल इट रिनल पिरामिड, रिनल पिरामिड, फाइन। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस रिनल पिरामिड में क्या नहीं पाया जाएगा, तो अगर मैं इसी डायग्राम को आपको जूम इन करके यहाँ पे दिखाऊं ना, तो हाउ विल इट लुक लाइक, कैसा दिखेगा ये आपको? तो इस तरीके से आपका जो नेफ्रॉन होता है ना, ये जो नेफ्रॉन है इसमें आप देख पाएंगे कि जो लूप ऑफ हेनले है ना, दैट इज द मेजर पार्ट, और जो कलेक्टिंग डक्ट है ये वाला पार्ट आपके इस मेडुलरी रीजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हो सी द कैच। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास मेडुला वाला पार्ट हो गया, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, जिसको आप रीनल पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा वाला पार्ट है जो आपके रीनल पिरामिड में आ रहा है और कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है? तो आप कह सकते हैं कि जो आपका लूप ऑफ हेनले है और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पार्ट हो सकते हैं आपके रीनल पिरामिड के। लेकिन अगर बात की जाए इस पीसीटी के बारे में, डीसीटी के बारे में, बोमन्स कैप्सूल के बारे में, सो दीज आर द पार्ट एनी हाउ। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे आपके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, फाइन। तो ये आपके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, और इसी को मिला के आप क्या कहते हो? इसी को मिला के आप कहते हो आपके कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, डीसीटी। तो दीज आर कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो पहली बात तो इस सवाल में आपको ये समझना जरूरी था कि यार कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते क्या हैं। तो नाम में ही आ रहा है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टेंट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो डीसीटी, पीसीटी आर द कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो कि मेडुलरी पिरामिड का पार्ट नहीं होते, वो होते हैं आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन का पार्ट, ठीक है। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सेकंड। इजी है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ, हो सकता है कि जब तुम सवाल एक बार खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस सवाल का जवाब ना मिले, या अभी आने वाले जो सवाल होंगे उसमें धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज कर रहे होंगे, तो हो सकता है सवाल आपसे ना लगे। लेकिन हाँ, जब आप सॉल्यूशन को समझ लेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यार ये सवाल मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन, कि आपने सोचा, आपका दिमाग इसमें खर्च हुआ और फिर आपने कुछ नया सीख लिया। आई थिंक दैट्स अ बेस्ट फीलिंग जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, राइट। चलिए आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए। तो सवाल कर रहा है, बताओ यूरिकोटैलिक जो होते हैं, है ना, सवाल बात कर रहा है यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की। और पिछले 2 सेशंस में आपको मैं चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ कि बेसिकली यूरिकोटैलिक आपके वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि शेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, जिनके पास क्या होता है? शेल होता है, मीन्स एग लेइंग। तो आपके जो शेल ऑर्गेनिजम्स होंगे बेसिकली एग लेइंग, वो जनरली कैसे होते हैं? वो आपके होते हैं यूरिकोटैलिक, जिसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, स्नेल्स आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, इसमें आपके बर्ड्स आ जाएंगे, राइट। इसके अंदर आपके बेसिकली आप रेप्टाइल्स को इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर यूरिकोटैलिक, एंड वी कैन से हमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, बिकॉज यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, और दैट इज द ओनली थिंग जो कि एक एम्ब्रियो जो है वो अपने आसपास होल्ड करके रख सकता है ना। अमोनिया को होल्ड करने बैठेगा तो फिर उसी का, है ना, टाटा बाय बाय हो जाएगा ना। तो इन दैट केस बिकॉज यूरिक एसिड और लाइक यूरिक एसिड दैट इज लीस्ट टॉक्सिक एंड दैट इज अ रीजन फॉर दैट। अंडरस्टूड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन देखिए और एक बार अटेम्प्ट मारिए, है ना, फिर करते हैं सवाल का चीर हरण, ठीक है। कह रहा है अ फॉल इन GFR, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, अगर इसमें फॉल आएगा तो इन चारों में से कौन एक्टिवेट होगा? तो आपने अगर पहली वाली स्लाइड ध्यान से देखी हो ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है
कि आपके पास अगर बीपी या बॉडी फ्लूइड कम होगा ना तो उस टाइम पे आपका रेनिन जो है वो सिक्रीट होता है। और बीपी या फिर आपका जो ये है ना ब्लड बॉडी फ्लूइड, अगर ये कम होगा तो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि आपका जो GFR है वो भी कम हो जाएगा। अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि अगर हमारे पास ये बोमन्स कैप्सूल है, लेट मी जस्ट शो यू हियर once again, तो अगर कोई ये बोमन्स कैप्सूल है ना, और हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रही है आपकी एफरेंट आर्टेरियोल्स एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स। फाइन। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अगर बीपी कम होगा, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, अगर बीपी कम होगा या फिर बॉडी का फ्लूइड कम होगा तो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं कौन, यू नो योर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जहाँ पे कहीं इस जगह पे क्या होगी, कहीं इस जगह पे हमारे पास डीसीटी होगी, डिस्टेंट कॉन्वेंटिव ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास होंगी क्या, आर्टेरियोल्स, है ना, एफरेंट आर्टेरियोल्स। तो यहीं पे मिला के बनता है आपका कौन, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। और वो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है यहाँ कहीं बनेगा, juxtaglomeralis apparatus, and that basically forms what, ये बनाता है आपका रेनिन। तो यहां बनेगा रेनिन, और रेनिन जो है ये अल्टीमेटली एक्टिवेट होगा जब भी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। एक्टिवेट्स व्हेन GFR रिड्यूसेस, या फिर जब आपका ब्लड प्रेशर वो कम हो गया है, या फिर आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो कम हो गया है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन जब आएगी तो उस केस में आपका रेनिन एक्टिवेट होगा और फिर वो सारे काम करेगा जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखे थे, ठीक है, ये वाले। तो ये सारे काम जो है कर देगा, और इस तरीके से क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड वॉल्यूम है, या फिर जो GFR है वो अल्टीमेटली नॉर्मलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। अंडरस्टूड। आ जाए अगले सवाल पे। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं दे विल स्टार्ट रिलीजिंग रेनिन अगर को GFR की वैल्यू कम हो जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ में कि यार सोल्यूशन में हम लिख ही रहे हैं तो लिख देते हैं कि जो आपका ANF होता है विच इज एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, दैट इज एंटागोनिस्टिक टू रेनिन, ये रेनिन के एंटागोनिस्टिक होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि रेनिन कब एक्टिवेट हो रहा है, ये एक्टिवेट होगा जब आपका बीपी जो होगा वो कम हो जाएगा, या फिर आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, या फिर आपका GFR कम हो जाएगा, तभी एक्टिवेट होगा। तो बताओ फिर ANF कब एक्टिवेट होगा, इसके ऑपोजिट में, जब मान लो अगर आप बॉडी के अंदर बीपी बहुत ज़्यादा हो गया है, या बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर GFR बहुत ज़्यादा हो गया है ना, सो इन सच कंडीशन आपका ANF रिलीज होने वाला है, एंड दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फाइन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, फिर हम देखेंगे भाई साथ में सवाल का जवाब क्या होगा, राइट। सवालों में होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना, बिकॉज अभी तो खैर बेसिक सवाल है, इसके बाद आपके और अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू बी देयर, राइट। चलिए देखते हैं, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो इन चारों में से कौन सी वो ब्लड वेसल है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया पाया जाता है, यूरिया मतलब वेस्ट पाया जाता है। अब हमें लगता होगा कि यार किडनी से कुछ ना कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं, किडनी से कुछ ब्लड वेसल्स निकलती हैं, तो उन्हीं में से कोई आंसर होगा, मगर ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया और बार बार बोल रहा हूँ कि किडनी का काम वेस्ट को बनाना नहीं होता, किडनी का काम होता है कि वो आने वाले वेस्ट को प्योरीफाई करे, फिल्टर आउट करे। तो यहाँ से किडनी में क्या होता है, ये हाइलम होता है जिसके अंदर एक ब्लड वेसल आ रही होती है जिसे आप कहते हो रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और जो ब्लड वेसल ब्लड को लेके जाएगी उसे आप कहोगे रीनल वेन। लेकिन जवाब कुछ ऐसा है कि इन दोनों में से कोई भी सही जवाब नहीं है हमारा इस ऑप्शन के लिए। तो इनमें से किसी के पास भी ज़्यादा अमाउंट में यूरिया नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अमाउंट में यूरिया जो है वो पाया जाएगा आपके हेपेटिक वेन के अंदर, है ना, हेपेटिक वेन के अंदर। क्यों सर? क्योंकि आप जानते हैं कि हेपेटिक वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, और आप जानते हैं लिवर बनता कहाँ पे है, तो लिवर मतलब यूरिया बनता कहाँ पे है, यूरिया आपके लिवर में बनता है। तो आपके लिवर के अंदर की जाती है ऑर्निथाइन साइकिल, एंड दैट ऑर्निथिन साइकिल जो है ये कन्वर्ट करती है आपके CO2 और अमोनिया को इनटू यूरिया। और ये जो यूरिया है दिस बेसिकली ये ट्रेवल होता है या इसको डाल दिया जाता है आपके हेपेटिक वेन के अंदर।
हेपेटिक वेन, जो लिवर की वेन है उसमें डाल देंगे और वहाँ से ये जाएगा किडनी के पास, और किडनी फिर इस बेसिकली जो वेस्ट है उसको प्योरीफाई करके बॉडी से बाहर निकाल देगी। दैट्स हाउ दिस होल मैकेनिज्म एंड वर्क, एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अब तक आप इतना समझ चुके हैं ना कि भाई आज के बाद कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आपकी किडनी वेस्ट को बनाती है। अगर ऐसा गलती से मुंह से निकल भी जाए ना तो सामने वाला तुमसे पूछेगा भाई किसने पढ़ाया, तो मेरा नाम मत लेना, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, ठीक है। बोल देना कि भाई हम थोड़े से है ना बहुत निचली थर से आते हैं, तो हमने कभी स्कूल हम ही कभी गए नहीं है, तो इट्स लाइक बस ऐसे ही कहीं से हमने पढ़ लिया था, है ना, स्कूल के मास्टर ने पढ़ा दिया तो हो गई गलती हमसे, बट मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने आपको क्या बताया है कि जो वेस्ट होता है वो बनाता कौन है, आपका लिवर बनाता है, और अल्टीमेटली उसे किडनी जो होती है वो फिल्टर आउट कर देती है, राइट, और इसे बॉडी से बाहर निकाल देती है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इनमें से कौन है जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को बनाता है। लो लेवल ऑफ एडीएच, अगर एडीएच का लेवल कम होगा तो क्या आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी, सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल का। सोच लिया, देखिए आंसर। चलिए बात करते हैं इसके जवाब के बारे में। तो देखो पहला ऑप्शन तो एनी हाउ गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि जब लो एडीएच होगा, तो एडीएच करता क्या है, जो एडीएच होता है ये डीसीटी में से वाटर का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, राइट। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को कौन बनाएगा, है ना, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो आपको पता है जब एडीएच की मात्रा ठीक ठाक होगी तो आपका यूरिन जो होगा वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन आप जानते हैं कि ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जब आपका एडीएच कम होगा, तो सोचो अगर एडीएच ही कम है तो वाटर और जो आपका ये सोडियम है ये रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, मतलब कि अब जो आपका यूरिन बनने वाला है वो कैसा बनेगा, वो आपका डाइल्यूट यूरिन बनेगा, बिकॉज पानी रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन तो गलत हो गया, राइट। तो आपका अगर कोई एडीएच की मात्रा कम है बॉडी के अंदर तो आपका डाइल्यूट यूरिन बनता है, डाइल्यूट यूरिन बनता है। चलिए भाई नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, इस वजह से आपका जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड बनता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि यार हमारे पास अगर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो इस नेफ्रॉन में ये मान लो मैंने बना दिया लूप ऑफ हेनले और ये बन गई डीसीटी, फाइन। तो आपको पता है कि ये वाला जो रीजन होगा ना, यहां तक का रीजन, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली व्हाट, मेडुलरी इंटरस्टिशियम रीजन, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, फाइन। आपको पता है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है, राइट। सबसे ऊपर कितनी होगी, मान लो 300 है, ठीक है, उसके बाद 600 हो जाएगी, फिर 900 हो जाएगी और फिर 1200 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज करती रहती है, 300 ऑस्मोल, 600 ऑस्मोल, 900, 1200। तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाले रीजन में ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है, इस वजह से यहाँ आप जानते हैं क्या होता है, आपके NaCl का प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन होता है, राइट, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में से आपका यूरिया जो है उसे सिक्रीट भी किया जाएगा। तो जो आपके पास मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं ना, इस लूप ऑफ, ये जो लूप ऑफ हेनले जिस रीजन में प्रेजेंट है उसे कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं NaCl ज़्यादा है, वहाँ आप देख पा रहे हैं यूरिया ज़्यादा है, तो इन दोनों की होने की वजह से वहाँ का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, एंड बिकॉज ऑफ द हाई ऑस्मोलैरिटी वहाँ से जो नेफ्रॉन है उसमें से पानी को निकाल दिया जाएगा, एंड दैट इज हाउ योर यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड, एंड दैट्स अ टॉपिक विच वी स्टडीड कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रहा हूँ, बट आपको हाँ उसके पीछे का मैंने कारण सिखा दिया है आपको, एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रखी होती है, इस कारणवश क्या होता है कि आपका यूरिन जो है उसे कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाता है, एंड दैट्स अ करेक्ट आंसर। डन है।
तो वी कैन से आपका जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है इसके अंदर क्या है, हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन्ड है, हाई ऑस्मोलैरिटी। फाइन, सो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए, मैच करना है ना, साथ में मैच करते हैं, इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस हम मैच कर सकते हैं, राइट। तो हम बात करें अगर पोडोसाइट के बारे में, तो पोडोसाइट्स क्या होती है, सिखाया मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर। पोडोसाइट्स जो होती है, अगर आपका ये ग्लोमेरुलस है, इफ दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, तो इसकी हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स पढ़ी है ना। तो अगर देखा जाए तो ऊपर से मान लो अगर ये आ रहा है कौन, ग्लोमेरुलस, राइट। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास जो सेल्स पाई जाएंगी आपके बोमेन्स कैप्सूल में, इनर मोस्ट सेल जो होती है वो होती है पोडोसाइट की बनी हुई, जिसे आप विसरल लेयर कहते हैं। और बाहर की तरफ कौन होगी आपके, सिंपल स्क्वैमस, बाहर होगी सिंपल स्क्वैमस। सो दिस इज सिंपल स्क्वैमस एंड दिस इज विसरल। और विसरल में भी क्या है आपके पास, पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, पोडोसाइट प्रेजेंट है। और सिंपल स्क्वैमस क्या है, ये आपकी पैराइटल हो जाएगी, पैराइटल लेयर। फाइन, सो ये आपके पास लेयर है, इसमें से पोडोसाइट जो होती हैं दे आर द प्रेजेंट इनसाइड द विसरल लेयर। और ये क्या करती हैं, इनके बीच में जो आप गैप देख पा रहे हैं इसे आप कहते हो फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स, ठीक है, यू कॉल देम स्लिट पोर्स। और ये स्लिट पोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके फिल्ट्रेशन करवाने के लिए या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है, आपका ब्लड जो है ये बोमेन्स कैप्सूल में नीचे आ पाता है। अंडरस्टूड नाउ, क्लियर है भाई। तो हम देख सकते हैं कि यार जो पोडोसाइट्स हैं वो क्या करेंगी, पोडोसाइट्स तो आपका मैच हो जाएगा किसके साथ, आपके फिल्ट्रेशन स्लिट्स के साथ। सेकंड अगर हम बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया किसके पास होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया इज प्रेजेंट बेसिकली आप कह सकते हैं एम्फिऑक्सिस के पास, ठीक है। तो इसका आ जाएगा बी आपका, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स जो है किसके पास होते हैं, ये प्रेजेंट है आपके एक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास और दूसरा एम्फिऑक्सिस, है ना। इन दोनों के पास क्या पाए जाते हैं, आपके फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। तो इसको आप नोट पॉइंट बना के कहीं लिख सकते हैं, मैं भी आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एक नोट पॉइंट में ऐड कर लीजिए कि प्रोटोनेफ्रिडिया ये जो होता है जिसे आप फ्लेम सेल्स भी कहते हो, दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन टू ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट है आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थेस और दूसरे हैं आपके एम्फिऑक्सिस। फाइन, तो ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पास क्या पाए जाएंगे, आपके फ्लेम सेल्स पाए जाएंगे। फाइन, तो वी कैन से आपके बी का जो है आपका ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो नेफ्रीडिया होता है किसके पास होता है, ये आपके होता है एनालिट्स मतलब अर्थवर्म के पास, तो इसका सी हो जाएगा। और रीनल कैल्कुलाई मतलब किडनी स्टोन किसकी वजह से बनता है, आपका क्रिस्टल ऑक्सीडेट की मदद से, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, दैट इज हाउ यू विल गेट द आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Saying in which of the following can activate the juxtaglomerular cells to release the renin? इनमें से कौन सी कंडीशन जो होती है वो रेनिन को रिलीज करवा सकती है। तो इससे पहले हमने दो सवाल पहले ही कर लिए, जिससे हमें आइडिया लग चुका है कि यार आपका रेनिन है ना, रेनिन जो कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस से रिलीज होता है, वो कब रिलीज होता है, जब आपका जो GFR है या जो ब्लड वॉल्यूम है या जो ब्लड प्रेशर है जब वो कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका रिलीज जो होना संभव हो पाता है। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही आपका GFR कम जाएगा या फिर जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है, वो कम हो जाएगा, या फिर आपका BP, अगर ये तीनों कंडीशंस देखने को मिलेंगी तो आपके रेनिन का सिक्रीशन हो जाएगा। फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट, किडनी स्टोन इज फॉर्म्ड बाय, तो क्या कारण है जो कि किडनी स्टोन की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो देखो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन या किडनी स्टोन इनकी वजह से बन सकता है, लाइक हाई यूरिक एसिड, है ना, कि ऐसे कुछ लोग हैं जो बेसिकली टमाटर बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगर किसी को रॉ टमाटर खाना बहुत पसंद है ना, तो रॉ टमाटर में क्या होता है, एसिड्स पाए जाते हैं। और अगर को रॉ टमाटर खाने के बाद, है ना, अगर किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा खा लिए और वो पानी नहीं पी रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो एसिड जो है वो आपके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो गॉट या फिर ये रीनल कैल्कुलाई या फिर किडनी स्टोन जैसी डिसीज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये सब एक्सेसिव मात्रा में, अगर बहुत ज़्यादा टमाटर खा रहा है ना, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब पानी ही नहीं पी रहा है, तो इन दैट केस इट कैन बी पॉसिबल
बाकी अगर बात की जाए तो यार यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सिलेट, दीज आर द रीजंस विच कैन कॉज टू द किडनी स्टोन। ठीक है, तो आपके कैल्शियम हो गया, ऑक्सिलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कॉजेज फॉर किडनी स्टोन। होपफुली यू गॉट द आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है ग्लोमेडुलस कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो इन चारों में से किसके साथ होता है? तो आपको पता है जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें कौन कौन पार्ट लेता है? सबसे पहली फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होगी वो आपके पास जो ग्लोमेडुलस है उसकी लेयर्स होंगी। तो वी कैन से एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेडुलस विच इज नथिंग बट सिंपल स्क्वेमस। दूसरी बेसमेंट लेयर, और तीसरा आप जानते हैं विच इज बोमेंस कैप्सूल की जो पैराइटल लेयर है वो आएगी यहाँ पे, विसरल लेयर। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, एंडोथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। फाइन, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। फाइन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो आपकी बोमेंस कैप्सूल की दो लेयर जो कि है विसरल और पैराइटल, ठीक है, इसके अलावा आपकी एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल और आपकी एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेडुलस, ये तीनों ही मिलके क्या क्या करेंगी? तीनों मिलके आपकी बनाएंगी क्या? बेसिकली फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिसकी मदद से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने वाला है। सो दीज आर द थ्री लेयर्स विच अल्टीमेटली इंक्लूड्स इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इनमें से कौन है जो ज़्यादा मतलब मेडुला के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या फिर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करके रखता है? तो इससे पहले मैंने आपको सिखा दिया है वैसे तो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर जो आपके पास ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम रीजन है, इस रीजन के अंदर सोडियम क्लोराइड और यूरिया, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम की एक तरीके से ऑस्मोलैरिटी को हाई रखेंगी, ताकि नीचे वाले रीजन में क्या क्या हो सके, आपकी हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके और आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जा सके बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। सो दैट इज अ रीजन फॉर दैट। नाउ होपफुली आप इसका आंसर ऐसे ही टिक कर सकते हैं। अगर कुछ एक्सप्लेन ना भी किया जाए तो हम जानते हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कौन है जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, तो वह है आपका NaCl एंड यूरिया, ठीक है। यूरिया कहाँ से आएगा? यूरिया आएगा आपके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, यूरिया आएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू इनटू द इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और NaCl कहाँ से आएगा? आपके असेंडिंग लूप ऑफ एनले से, असेंडिंग LOH, ठीक है। और ये दोनों मिलके आपके इंटरस्टिशियम या मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएंगे और वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम and they will ultimately increase osmolarity. फाइन, तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाके उसकी ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन द यूरिन इज एलिवेटेड बाय। तो अगर यूरिन के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा है ना, तो वो कौन करवा रहा है? ये सोच के देखो, मतलब आपके यूरिन के अंदर सोडियम ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो अगर देखा जाए ना इसका आंसर, तो देखो थोड़ा सोचने पे आप शायद मजबूर हो सकते हो, लेकिन हाँ इसका आंसर निकल जाएगा बहुत आसानी से। कैसे? देखो ADH जो होता है और जो एल्डोस्टेरॉन है, ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास DCT है, ये इस DCT में से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। लेकिन कैसे? सोडियम की मदद से। तो ये पहले को सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेंगे और सोडियम के पीछे पीछे भागता हुआ कौन आ जाएगा? आपका वाटर आ जाएगा, और साथ में पोटेशियम का सिक्रीशन करवा देंगे ये। तो ये जो काम चलता है कौन करवा रहा है? ये आपका ADH ये करवा रहे हैं, ये और ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यार इनकी वजह से तो आपका सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा रहा। और सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि यूरिन के थ्रू सोडियम को बाहर कौन भेजता है? तो ये दोनों तो होंगे नहीं ऑप्शन में, है ना। अगर बात करते हैं ANF के बारे में, तो याद करो आपको क्या पता है ANF के बारे में? हाँ भाई, क्या जानते हो आप ANF के बारे में, है ना। तो ANF की अगर हम बात करें तो इट्स लाइक ANF जो होता है ये किस कब काम आता है? जब आपका GFR
या फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर और जीएफआर कम हो गया है तो क्या करेगा, ये जो एएनएफ होगा ये आपके बेसिकली जो डीसीटी है ना, उस डीसीटी में से पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा, मतलब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे एक करेक्शन कर लो, ये एक्चुअली में कब एक्टिवेट होता है, जब आपका ये दोनों ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। जब कम होंगे तो आपका रेनिन एक्टिवेट होगा, और जब ये दोनों ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका एएनएफ एक्टिवेट होगा। अब ये ज़्यादा हो रखे हैं, मतलब आपके ब्लड के अंदर पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तभी तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर आपके ब्लड में पहले से ही बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो हम नहीं चाहते कि और पानी को रीएब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में डाला जाए। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आपका जो एल्डोस्टेरोन है, एडीएच है, उनको सप्रेस कर देंगे ताकि वो और वाटर या फिर और सोडियम को रीएब्जॉर्ब ना करे। अब सोचो अगर ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी डीसीटी के अंदर है, और डीसीटी के अंदर अगर ये है तो आगे जाके इसी को डीसीटी से यूरिन के अंदर डाल देंगे, और यूरिन के अंदर इस तरीके से आपके सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन यूरिन के अंदर ज़्यादा इंक्रीज कौन करता है, आपका एएनएफ करवा सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। डन है। तो बच्चे शायद इसका आंसर टिक कर सकते हैं, मगर इसका जवाब सोचने तक की हिम्मत उनके पास नहीं होती है, राइट। बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ। अब ये सारी बातें कहीं लिखी नहीं हुई है, ये सवाल बनाया गया है ना। ऐसा कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कि लाइक ये इसको रिलीज करवाएगा या फिर इसकी वजह से ऐसा कुछ होगा, बट ये सोचने वाली बात है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं 14 क्वेश्चन। सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अराइजेस ड्यू टू द किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर की वजह से इन चारों में से क्या होता है, आपको ये सोच के बताना है, ओके। तो ट्राई इट बाय योरसेल्फ, और ये कुछ नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, इन नाम का मतलब क्या होता है ये भी आपको एनी हाउ पता होना चाहिए, बिकॉज चैप्टर हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। तो जो बेसिक सी टर्म है अगर हमें वही नहीं आती है तो यार फिर हमने क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, राइट। देखो पहला अगर हम बात करें पायूरिया, ये क्या होता है, अगर को आपके यूरिन के अंदर पस प्रेजेंट है ना, पस इन यूरिन, पस क्या होती है, WBC, है ना। तो अगर पस आपके यूरिन मतलब किसी के यूरिन में अगर पस आ रही है तो उसे आप कहते हैं क्या, पायूरिया, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन होती है ये पहली वाली हो गई। दूसरी कंडीशन जो होती है उसे आप कहते हो कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, और ये कंडीशन का मतलब आप पहले से जानते हैं, दैट मीन्स अगर कोई यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, दैट बेसिकली लीड्स टू द कीटोन्यूरिया, फाइन। तीसरा, अच्छा सर ये होता क्यों है कीटोन्यूरिया, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो अगर कीटो डाइट पे चला जाए, मतलब वो अपनी बॉडी में खाना नहीं खा रहा है ना, वो स्टारवेशन पे है, और प्रोलॉन्ग स्टारवेशन के कारण क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में फैट टूट के कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो रहा है, और वो कीटोन बॉडीज जो है वो यूरिन में पास आउट हो रही है, एंड दैट इज एन इंडिकेशन ऑल्सो कि वो पर्सन जो है डायबिटीज मेलाइटिस से सफर कर रहा है, ठीक है। तो वी कैन से या तो प्रोलॉन्ग स्टारवेशन वाले केस में ऐसा होगा, तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस आर, फर्स्ट रीजन आइदर प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, है ना, बहुत ज़्यादा समय तक भूखा रहना, या दूसरा कारण हो सकता है कि भाई द पर्सन इज ऑन कीटो डाइट, या तीसरा कारण हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटिस हो गई है उसको, डायबिटीज मेलाइटिस, फाइन। सो दिस कैन बी द रीजन फॉर दैट। नेक्स्ट अगर ऑप्शन पे आते हैं जो कि है आपका यूरीमिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस सवाल को लेके। थर्ड है यूरीमिया, और इसका मतलब क्या होता है, अगर को आपके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाए किसका, यूरिया, ठीक है, यूरिया इन ब्लड। वैसे आपको पता है कि आपके ब्लड में यूरिया पाया जाता है कितना, 28 से 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, है ना, इतना नॉर्मल लेवल यूरिया होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाए लाइक 40, 50, इतना अमाउंट में अगर ये प्रेजेंट हो तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज यूरीमिया, और वो इंडिकेट करती है कि यार किडनी फेलियर हो सकता है, फाइन। सो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अल्टीमेटली अगर यूरिया आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका मतलब किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पा रही है, और किडनी कब फिल्टर नहीं करेगी, जब किडनी में कोई खराबी हो जाएगी। सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस आंसर, फाइन। और बाकी पॉलीयूरिया क्या होता है, बार बार यूरिनेशन आना, है ना, फ्रीक्वेंट मिक्सचरेशन, फ्रीक्वेंट मिक्सचरेशन, फाइन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट्स हैव द फ्लेम सेल्स एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
तो इनमें से कौन है जिसके पास फ्लेम सेल्स पाई जाती है? इज दिस प्लेनेरिया विच इज अ काइंड ऑफ अ प्लेटी हेलमिंथीज, सेकंड एस्केरिस जो कि आपका राउंड वर्म्स होते हैं एस्के हेलमिंथीज, एम्फिऑक्सिस, टेप वर्म, नेरिस या स्कैलिडॉन विच इज अ फिश, डॉग फिश, राइट? बताओ कौन सा आंसर होगा इनमें से? देखें, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, आपको बताना इन कुछ ऑप्शंस में से बताओ कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनके पास फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। तो फ्लेम सेल्स जो हैं जिसे आप प्रोटोनेफ्रीडा के नाम से भी जानते हैं, ये आपके इनमें से दो स्ट्रक्चर्स में पाई जाएंगी विच इज लाइक फ्लेम सेल्स, दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, and that is basically present on two organisms. One is your platyhelminthes, है ना, which is your we can say planaria, and second we have amphioxus. amphioxus पे वैसे लिसेंटे सेल भी पाए जाते हैं, लिसेंटे सेल्स, मगर लाइक दे ऑल्सो हैव अ काइंड ऑफ अ फ्लेम सेल्स और अ प्रोटोनेफ्रीडिया, फाइन। तो वी कैन से 2 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पास फ्लेम सेल्स होंगी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक इससे पहले वाला सवाल आपके लिए कुछ नया सवाल था, है ना, आपने इससे पहले सवाल नहीं देखा होगा। अब आते हैं अगले सवालों पे। आने वाले सवाल थोड़े से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से आपको बैठना है और सवालों को सुनना है और खुद से अटैम्प्ट तो करना ही है, एनी हाउ, राइट। देखते हैं, कह रहा है रीड ए टू डी, आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, है ना, किसी ने ज़्यादा ही जोश में आके बहुत पानी पी लिया, है ना, 2-3 मोटिवेशनल लाइन पढ़ ली। वैसे हाँ देखो, अगर ये बात सच है कि हमारा लाइक इस दुनिया में दूसरा डॉक्टर जो है ना, वो पता है कौन है? तुमसे भी अच्छा डॉक्टर कौन है ना, तुम डॉक्टर बनोगे आगे जाके, तुमसे भी अच्छा डॉक्टर पता है कौन है? पानी। वाटर इज़ द बेस्ट डॉक्टर। तो वैसे हम जानते हैं कि हमारे लाइक हिंदू मिथोलॉजी के अंदर पानी को लाइक जल देवता के नाम से हम बोलते हैं। तो इट्स लाइक इसके काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। पानी पीते कैसे हैं इसका भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आपने गट गट कर पी गए एकदम से, है ना। इट्स लाइक वी हैव टू ड्रिंक द वाटर सिप बाय सिप, है ना, ईट द वाटर। तो पानी को हमें सिप बाय सिप करके पीना चाहिए। पानी को हमें मटके में ही रखा हुआ पानी पीना चाहिए, ना कि प्लास्टिक बॉटल्स वाला। तो इट्स लाइक या तो आप कॉपर की बोतल में रखो या फिर घड़े के अंदर रखो, राइट। तो इट्स लाइक देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ द वाटर, लेकिन कब? जब आप उसे ठीक से कंज्यूम करोगे, है ना। अदरवाइज प्यास बुझाने के लिए तो यार पानी के अलावा कोल्ड ड्रिंक भी है हमारे पास, मगर पानी के भी अपने खुद के बेनिफिट्स होते हैं। सो दिस इज द बेस्ट डॉक्टर, इवन द ग्रेट डॉक्टर देन यू। ओके, नेक्स्ट अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो कह रहा है कि इफ अ पर्सन इज ड्रिंकिंग टू मच ऑफ वाटर, तो देखो अगर वाटर बहुत ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि ब्लड के अंदर पहले से ही लिक्विड बहुत ज़्यादा है, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा है। तो अगर ब्लड में पहले से ही वाटर ज़्यादा है तो क्या हमें और वाटर रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है क्या डीसीटी से? नहीं। तो इन दैट केस हम जानते हैं कि अगर पहले से ही ब्लड के अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? हम एडीएच को इनहिबिट कर देंगे, एडीएच को सप्रेस कर देंगे, बिकॉज हमें और पानी नहीं चाहिए। और एडीएच क्या करता है? पानी का रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हम ये नहीं चाहते, तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी, है ना। जैसे अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पानी पिएगा तो आपका जो एडीएच है वो सप्रेस हो जाएगा, वो ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर सप्रेसेस द एडीएच रिलीज। अगर आसपास टेम्परेचर बहुत कोल्ड है तो क्या वापस से एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा? सही बात है। अगर आसपास कोल्डनेस ज़्यादा है, विंटर का सीजन है, तो इन दैट केस क्या हमें स्वेटिंग होती है? स्वेटिंग नहीं होती, मतलब हमारी बॉडी से पानी बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब ब्लड के अंदर पानी वैसे ही ज़्यादा है। तो अगर ब्लड में पानी ज़्यादा है तो क्या हमें डीसीटी में से, नेफ्रॉन में से, किडनी में से पानी को रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, पहले से बहुत पानी पड़ा है बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे भी क्या होगा? एडीएच की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द कोल्ड एनवायरमेंट क्या होता है आपको पता है? नो स्वेटिंग। अगर कोई स्वेटिंग ही नहीं होगी तो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ब्लड में जो वाटर की मात्रा है वो ज़्यादा होगी। तो इन दैट केस वापस से हम क्या चाहेंगे कि आपका जो एडीएच है उसको हम सप्रेस कर दें। तो इस कंडीशन में भी आपका जो एडीएच है वो सप्रेस हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट कर रहा है कैफीन इन द टी एंड कॉफी इंक्रीजेज द सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब। नहीं, ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं करवाती, ये रिलीज करवा देंगी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। एंड दे आर एनी हाउ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। नेक्स्ट वो कह रहा है एडीएच कॉजेज द वैसोडाइलेशन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। एडीएच जो होता है वो एक तरह का वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्टर।
तो वी कैन से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है इन ऑप्शंस में से, आपकी ए और बी वाली सही है, बाकी सारी आपकी स्टेटमेंट्स गलत होंगी। तो वी कैन से ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, सेइंग इन अ कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ह्यूमन यूरिन, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया वुड बी फाउंड इन द डाइट विच इज रिच इन। तो एक पर्सन है, मतलब 3-4 लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की डाइट दी जा रही है, तो कौन से वाले पर्सन के बॉडी में यूरिया सबसे ज़्यादा होगा, मतलब अगर आपको यूरिया का कंटेंट बढ़ाना है ना यूरिन के अंदर, तो बताओ कैसी डाइट है जो कि उस यूरिया के कंटेंट को इंक्रीज कर सकती है। तो आपको पता है यूरिया बनता कैसे है, पहले तो ये सोचो, सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा होता है। तो वी कैन से यूरिया बनता कैसे है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल है ना, बाय लिवर। फाइन, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो CO2 है और प्लस में जो अमोनिया है, इसे कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर इनसाइड द लिवर, इनसाइड द लिवर। तो आप देख पा रहे हैं कि यूरिया जो है बन किसकी मदद से रहा है, आपके अमोनिया की मदद से। और अमोनिया बोले तो क्या, अमोनिया बोले तो अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड बोले तो क्या, ये बोले तो प्रोटीन्स। तो एनी हाउ अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है ना, तो आपकी बॉडी में यूरिया ज़्यादा बनेगा, और अगर यूरिया ज़्यादा बनेगा तो वो हेपेटिक वेन की मदद से आपकी किडनी में डाल दिया जाएगा, हेपेटिक वेन की मदद से आपके किडनी के पास जाएगा, और अल्टीमेटली वो यूरिन के अंदर भी ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि एक पर्सन जो प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है तो उसके यूरिन में यूरिया का कंटेंट ज़्यादा पाया जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए स्क्रीन पे, देवियों और सज्जनों। हाँ, कह रहा है व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ पुअर रीनल एब्जॉर्प्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम, विल नॉट हेल्प, ये बात ध्यान रखना भाई, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अगर कह रहा है कि एक पर्सन जो है उसकी बॉडी में, उसकी किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, तो आप कह सकते हैं कि जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कम हो चुका है। तो अगर आपकी जो किडनी है या जो नेफ्रॉन है उसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पा रहा, तो इन चारों में से क्या मदद नहीं कर पाएगा, इन चारों में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये भी बता देना आप मुझे, ठीक है। सोचो एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ये अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए इसका जवाब। देखें होपफुली आपने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन के आंसर को। पहली बात तो ये सोचो, देखो अगर हमारे पास ये नेफ्रॉन है ना, मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए। तो अगर मान लो ये एक नेफ्रॉन है, तो इस नेफ्रॉन में ये पीसीटी हो जाएगी, ये हो जाएगा लूप ऑफ हेनले, फाइन। तो अगर ये हमारे पास एक नेफ्रॉन है, तो इस नेफ्रॉन में आपको पता होना चाहिए कि बॉस रीएब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा। और सोचो अगर को रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस हम नहीं चाहते कि यार आपका जो जीएफआर है वो बेसिकली इंक्रीज हो, बिकॉज अगर ज़्यादा जीएफआर बनेगा, ज़्यादा ब्लड फिल्टर आउट होगा, ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, तो इन दैट केस क्या होगा, आपके यहाँ पे फिल्ट्रेट ज़्यादा आएगा, और उस फिल्ट्रेट को हम रीएब्जॉर्ब तो कर ही नहीं पा रहे हैं, और अगर उसे हमने रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो यार वो तो यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकल जाएगा ना, वो हमें नहीं चाहिए, वो हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर को रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो हम जीएफआर को कम कर देंगे। जीएफआर कम होगा तो एटलीस्ट कम फिल्ट्रेट बनेगा, कम फिल्ट्रेट बनेगा तो कम चीज़ें यहाँ पे आ पाएंगी, ठीक है, तो चीज़ें आपके ब्लड में ही रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो जीएफआर हम चाहते हैं कम हो जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है ना, या आप कह सकते हो कि ब्लड में जो वॉल्यूम है वो कम ही रहे, या सिंपली आप कह दो प्रेशर कम रहे, बिकॉज आपको पता है कि जीएफआर को बनाता कौन है ना। ज़्यादा जीएफआर किसकी वजह से बनता है, जब आपकी आने वाली जो आर्टेरियोल्स हैं उनमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा जीएफआर बनेगा। तो हम दूसरा हम चाहते हैं कि यार प्रेशर भी कम हो, ठीक है, तो लेस एट्रियल प्रेशर, ये भी हम चाहते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा और क्या चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि यार आपका जो एडीएच है ना वो ज़्यादा सिक्रेट हो, ताकि जो भी चीज़ें यहाँ पे जा रही है ना डीसीटी के अंदर, वो वैसे तो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, लेकिन एटलीस्ट एडीएच तो उसको रीएब्जॉर्ब करवा ले,
ये तो हम करवा सकते हैं ना कि ADH की मदद से उसको हम रीअब्जॉर्ब करवा लें, तो आपका ADH जो होता है हम चाहते हैं उसका सिक्रीशन बढ़ जाए, ताकि जो छोटी बहुत चीज़ें वहाँ पे गई हैं वो एटलीस्ट ADH की मदद से ही रीअब्जॉर्ब कर ली जाएं, खुद से रीअब्जॉर्ब तो हो नहीं रही हैं। तो ये 3 चीज़ें हम चाहते हैं। लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि आपका जो एट्रियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए? सोचो अगर एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो यार उससे आपका GFR जो होगा वो ज़्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, इस वजह से ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा। और अगर ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, क्या आप चाहते हैं ऐसी कंडीशन में फिल्ट्रेट ज़्यादा बने जब आपका रीअब्जॉर्प्शन काम ही नहीं कर रहा? आप नहीं चाहते ऐसा, राइट? तो हम ये फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं चाहेंगे, बाकी सब हम चाहेंगे। तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो देखा जाए तो ये सवाल काफ़ी अच्छा था, है ना, बिकॉज इसमें पहली बात तो इसने यहाँ पे नॉट वर्ड ऐड कर दिया, जिससे ये सवाल और अच्छा बन गया। फाइन, तो आप समझ चुके हैं इसका आंसर क्या होगा। एंड ऐसे सवाल नीट में यार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सेइंग इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर। अगर BP ज़्यादा कम है, ब्लड प्रेशर कम है आपका, तो हम जानते हैं कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा या ब्लड प्रेशर कम होगा, या आप कह सकते हैं कि आपका जो GFR है अगर वो कम होगा। तो इन सभी कंडीशंस में आप जानते हैं कौन रिलीज होता है? इन कंडीशंस में आपका रेनिन रिलीज होता है। और रेनिन जो है ये एंटागोनिस्टिक है किसके? इट इज एंटागोनिस्टिक टू व्हाट? इट इज एंटागोनिस्टिक टू ANF। तो हम जानते हैं कि यार अगर इस टाइम पे आपका रेनिन रिलीज होगा तो ANF रिलीज नहीं होगा। तो इन चारों में से कौन सी बात है, कौन सी वो चीज़ है जो कि लेस ब्लड प्रेशर में रिलीज नहीं होती है? वो है आपका ANF। बिकॉज ANF रिलीज कब होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या फिर आपका GFR ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपका ANF रिलीज होता है। एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है ब्लड वेसल लीडिंग टू द बोमेंस कैप्सूल आर। तो बोमेंस कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस बन रहा है उसको बनाने वाली ब्लड वेसल क्या होती है? तो आपसे एफेरेंट और ईफेरेंट का कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है कि आपको पता है ईफेरेंट कौन होती है और एफेरेंट कौन होती है? तो हाँ सर, हमें पता है, वेरी सिंपल, कि आप ही ने सिखाया है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये है एफेरेंट, आने वाली एफेरेंट और जाने वाली ईफेरेंट। और आप जानते हैं जाने वाली ईफेरेंट का जो ल्यूमन होता है वो थोड़ा कम होता है, तो नैरो ल्यूमन। नैरो ल्यूमन किसका? आपकी ईफेरेंट आर्टेरियोल्स का। ईफेरेंट आर्टेरियोल्स। वहीं बात कीजिए आपके एफेरेंट के बारे में, तो ये इनके पास वाइड ल्यूमन होता है, वाइड ल्यूमन। और ये हैं आपकी एफेरेंट आर्टेरियोल्स, एफेरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। और बीच में क्या होगा? ये बन जाएगा ग्लोमेरुलस। और सो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाए। 21 करो भाई खुद से अटेम्प्ट एक बार, फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं और बताओ कौन कौन सी बातें सही हैं एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में। तो कॉन्सेप्ट आपको मैं चाहूँ तो एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ कि क्या है। आपको पता है कि जो आपका रास मैकेनिज्म है, इस रास मैकेनिज्म में आपका जो रेनिन है वो रिलीज होता है बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये रेनिन रिलीज करवाएंगे। रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है ये एक्टिवेट कर देगा आपके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में, और एंजियोटेंसिन जो है ये फर्स्ट ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है क्या करवाएगा? ये तीन काम करवा देगा। पहला, आपका जो एल्डोस्टेरॉन है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरॉन, इसका सिक्रेशन कम करवा देगा। दूसरा, जो हंगर है और जो थर्स्ट है उसका सिक्रेशन, सिक्रेशन ज़्यादा करवा देगा, है ना, क्योंकि ये कब काम करेगा? जब आपका BP कम होगा। तो अगर आपका BP कम है, या फिर ब्लड का वॉल्यूम कम है, या फिर आपका GFR कम है, तब ये काम करेगा। तो अगर आपका BP या ब्लड का वॉल्यूम कम है तो हम चाहते हैं ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो। कैसे होगा? पानी को रीएब्जॉर्ब करवा के होगा, और यही तो है वो जो पानी को रीएब्जॉर्ब करवाएगा। दूसरा, ये आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि भाई पानी या प्यास ज़्यादा लगवाओ।
ताकि वो पर्सन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सके और उसकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम वापस से इंक्रीज हो सके। तो थ्रस्ट सेंटर को इंक्रीज करवा देगा। और तीसरा ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा है, एक सेकेंड देना मुझे, यहाँ पे इसको वापस से ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन क्या चाहते हो भाई? ना पढ़े? हाँ ना पढ़े। वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब आंसर तो अभी निकला ही नहीं है, कहाँ आंसर पे पहुंच गए हम, ठीक है। अच्छा देखते हैं भाई क्या आंसर होगा इसका। कर लो भाई ऑप्शन और मैच। आपको पता है कि जब GFR क्या एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से आपका GFR इंक्रीज होता है? हाँ भाई, ये एक्टिवेट होगा जब GFR और ये सब कुछ कम है, लेकिन इनके रिलीज होने की वजह से GFR वगैरह नॉर्मलाइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फाइन, तो आई कैन से ये जो होगा ये क्या करेगा, ये इसको नॉर्मलाइज करवा देगा। नॉर्मलाइज GFR, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो जो ये प्रोसेस है ये इसको नॉर्मलाइज करवा देगा। फाइन, तो वी कैन से आपका GFR तो इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, क्या आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा? हाँ ये भी इंक्रीज होगा। क्या आपका ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपका एल्डोस्टेरोन है क्या उसको इंक्रीज करवाया जाएगा? हाँ, इसको इंक्रीज करवाएंगे। वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, हाँ। और इंक्रीज करेंगे क्या, सोडियम का एक्सक्रीशन? नहीं, एल्डोस्टेरोन जो होता है ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं करवाता। तो सोडियम का एक्सक्रीशन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो वी कैन से 4 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो हमारी सही है यहाँ पे। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। डन है, हो गया सवाल सॉल्व। थोड़ा सा दिमाग लगना था, और यार मतलब लाइक इफ़ आई वुड बी योर एग्जामिनर तो डेफिनेटली मैं ये सवाल वहाँ पे नीट में एग्जाम में ऐड ज़रूर कर रहा होता, बिकॉज ये एक अच्छा सवाल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हल्का सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, और यही कॉम्बिनेशन नीट में काम चलता है। फाइन, अगले सवाल पे आते हैं। 22 क्वेश्चन, सेइंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ नॉर्मल मैन। वेरी गुड क्वेश्चन है ना। अभी चाहे हो सकता है कि इस सवाल का जवाब आप यूं दे दो कि सर ये सवाल कैसा सवाल लेके आए हो, इतना इजी सवाल लेके आए हो, लेकिन देखो ये सवाल जो होता है ना, अगर उसी एग्जामिनेशन हॉल में उसी प्रेशर के अंदर दिया जाए ना, बच्चा 100% गलत करेगा। उसको लगता है कि सर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं ग्लूकोज पढ़ रहा हूँ, और ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, 120 होता है, तो 120 लगा देगा। लेकिन उसने पढ़ा ही नहीं, आगे यूरिन लिखा हुआ है, ब्लड नहीं लिखा हुआ है ना। सवाल हमेशा में क्या होता है, हम ब्लड सोचते हुए चलते हैं, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमें याद होता है कि 80 से 120 के बीच में होता है, लेकिन सवाल तो बॉस ब्लड के बारे में है ही नहीं, सवाल तो यूरिन के बारे में है। तो क्या यूरिन के अंदर नॉर्मल कंडीशन में कोई भी ग्लूकोज पाया जाता है? नहीं होता। अगर ग्लूकोज होगा यूरिन में तो फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी, द पर्सन इज लाइक एबनॉर्मल। तो वी कैन से 0 ml, तो 0 मिलीग्राम पर ml जो है इतना आपका ग्लूकोज पाया जाता है आपके यूरिन के अंदर, विच इज द करेक्ट आंसर। फाइन, इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ पे ऐड किया था। अब आते हैं अगले नेक्स्ट सवाल में। 23rd क्वेश्चन, saying select the correct order of osmolarity changes in filtrate with respect to plasma। तो आपको इनमें से ऑप्शंस को मैच करना है, कौन सा सही है। आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस को देखो और बताओ कौन कौन से स्टेप्स जो हैं इनके रिस्पेक्ट में होने वाले हैं। देखो 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे सीक्वेंस दिए हैं। उन 6 सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, बताओ कौन सा वाला ठीक से मैच करेगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना। ऐसा सवाल नीट में शायद नहीं आएगा, मतलब इतना बहुत कम चांसेस है, लेकिन हाँ ये सवाल अगर आपने कर लिया ना तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एटलीस्ट आप चेक कर पाओगे कि यार हाँ अब मुझे आते हैं सवाल, मुझे कॉन्सेप्ट आता है। तो सवाल अगर आपने सही कर लिया तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। फाइन, काउंटर करंट मैकेनिज्म अटेम्प्ट किया क्या, देखें आंसर। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि यार अगर हमारे पास ये बोमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी हो जाएगी, फिर आएगा आपका लूप ऑफ हेनले, फिर आएगी डीसीटी, और फिर आएगी कलेक्टिंग ट्यूब। तो हम जानते हैं कि यार सबसे पहले जो बोमन्स कैप्सूल है इसके अंदर जो प्लाज्मा है, सवाल पढ़ लें एक बार। सवाल कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोलैरिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में इन पार्ट्स में ऑस्मोलैरिटी कैसी होती है। इज इट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इज इट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इज इट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बात की जाए तो यार प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में जो फिल्ट्रेट आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, बोमन्स कैप्सूल में,
है ना। ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, 300, 600, 900 एंड 1200, है ना। ये आपकी ऑस्मोलैरिटी प्रेजेंट होगी। तो अगर बात की जाए यहाँ पे जो आपके पास बोमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है, वहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ रीएब्जॉर्ब हुआ, ना कुछ सिक्रीट हुआ। तो जो प्लाज्मा आपके ब्लड में था वही प्लाज्मा नीचे आ गया, एक्सेप्ट सम लार्ज प्रोटीन्स। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन पाई जाएगी वो आइसोटोनिक कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे वही प्लाज्मा जो ऊपर था वही प्लाज्मा नीचे आ सका है, तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है ऑस्मोलैरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। फाइन, तो यहाँ पाया जाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें आपके पीसीटी के अंदर, क्या पीसीटी में कुछ रीएब्जॉर्ब होता है? हाँ सर, बहुत कुछ होता है, लेकिन पीसीटी में जो आपका फिल्ट्रेट अभी नीचे आया है उसके पास तो सेम कॉन्सेंट्रेशन है ना प्लाज्मा वाली, तो ये भी कैसा होगा, आइसोटोनिक। अगर कुछ बच्चों के मन में ये डाउट है ना कि भाई देखो यहाँ पे जो आपका फ्लूइड है सर उसमें से हमने बहुत कुछ रीएब्जॉर्ब कर लिया है, लाइक पानी रीएब्जॉर्ब कर लिया है, तो फिर उसको हाइपरटोनिक होना चाहिए था, तो फिर आइसोटोनिक क्यों है? तो हम बात कर रहे हैं कि यार जो इसमें होगा ना उसका इंपैक्ट नेक्स्ट वाली डक्ट के अंदर आने वाला है। तो मान लो अगर पीसीटी के अंदर पानी का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया ना, तो उसका इंपैक्ट कहाँ पे आएगा? उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस लूप ऑफ हैनले के अंदर, राइट। तो आप जब लूप ऑफ हैनले के अंदर जो फ्लूइड या जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है उसको आप टेस्ट करोगे ना, तो वो आपका हाइपरटोनिक आएगा, बिकॉज पीसीटी में उसमें से पानी रीएब्जॉर्ब कर लिया गया था। बट पीसीटी में आपकी जो कंडीशन है वो आपकी आइसोटोनिक रहेगी, बिकॉज यहाँ पे तो वो काम चल रहा है ना, हुआ थोड़ी ना अभी तक, चल रहा है, तो ये आइसोटोनिक है। तो सेम एज प्लाज्मा। फिर जब डीसीटी में आओगे तो आप जानते हैं कि पीसीटी में से पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया था, वही चीज आगे बढ़ी है, तो यहां पे जो आप देखोगे वो कैसा होगा, वो होगा आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। फाइन। अब आप जानते हैं डीसीटी में से भी पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, तो जब डीसीटी में से पानी को रीअब्जॉर्ब करेंगे तो उसका इंपैक्ट कहां आएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले पे आएगा। तो आपका जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है, क्योंकि इससे पहले वाली लूप ऑफ हैनले डिसेंडिंग वाले में आपके पानी का रीएब्जॉर्प्शन किया गया था, तो जो अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक। तो इसका इंपैक्ट यहां पे आएगा, तो ये भी कैसे है, ये भी हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक। फाइन। अब आप जानते हैं कि जो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और सोचो अगर किसी फ्लूइड में से हम NaCl मतलब सॉल्यूट को बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर वो फ्लूइड कैसा बन जाएगा, हाइपोटोनिक बन जाएगा, बिकॉज सॉल्ट हमने निकाल लिया उसमें से। तो अगर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में से सॉल्ट को बाहर निकाला गया है, तो उसका इंपैक्ट आने वाली नेक्स्ट ट्यूब पे पड़ेगा। तो इस नेक्स्ट डीसीटी के अंदर जो आपका फ्लूइड पाया जाएगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है। और लास्ट कलेक्टिंग डक्ट है, वहां पे आप देख पाएंगे कि वहां पे आपका जो कैसा है, आपका वापस से हाइपरटोनिक हो जाएगा, बिकॉज उसमें से हम वापस वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो आप ये पूरी कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस को मैच करना स्टार्ट करें तो पहला और दूसरा आइसोटोनिक है, मतलब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। और फिर उसके बाद क्या है आपका, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और फिर हाइपरटोनिक। तो वी कैन से सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। डन है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा जो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो समझा दूं, मगर ऑल्दो हम उसे कर भी नहीं सकते, वो एक बड़ा टॉपिक है। मगर हाँ, उसके ऊपर बेस्ड जो सवाल है उसने आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज ज़रूर करवाया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। फाइन। और यही मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को यहाँ पे लगाने का। आते हैं 24th क्वेश्चन पे। सेइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हीमोडायलिसिस प्रोसीजर। तो जो डायलिसिस होता है, जो कि जिन लोगों का किडनी फेलियर हो चुका है उनके लिए वरदान है एक तरह का, ठीक है। और ये डायलिसिस दो तरह का होता है, एक तो बड़ी सी मशीन जो हॉस्पिटल में होती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, और ताकि आपका डायलिसिस 5, 6, 7, 8 घंटे तक चलता रहेगा। दूसरा डायलिसिस कैसा होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक बैग दिया जाएगा, है ना, और एक नली होती है, एक ट्यूब होती है जो आपके एब्डोमेन के अंदर डाल दी जाएगी। तो मान लो अगर ये किसी पर्सन का एब्डोमेन है, ये नहीं, ये तो मुंडी है, तो मुंडी के नीचे अगर आप जाओगे तो अगर मान लो ये किसी पर्सन का एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन के अंदर एक पतला सा पाइप डाला जाएगा, और ये पाइप आगे कनेक्ट होगा आपके दो पर्टिकुलर थैलों के साथ, है ना। एक थैला होगा, ये दूसरा थैला होगा, मतलब इसे आप डिटैच कर सकते हो, मगर पाइप आपके बॉडी के अंदर ही रहेगा। और आपकी जो एब्डोमेन है उसके अंदर एक आपका डायलिसिंग फ्लूइड डाल दिया जाता है, डायलिसिंग फ्लूइड डाल दिया जाएगा। तो अब किडनी तो काम कर नहीं रही है और हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड जो है प्योरीफाई हो जाए,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके ब्लड को बाहर निकालते हैं और फिर उसमें से जो वेस्ट होगा उसको यहाँ डाल देंगे और वापस से उस फिल्टर वाले ब्लड को वापस डाल देंगे। तो एक बड़ी मशीन के अलावा ये छोटे पैकेजेस भी काम कर सकते हैं, जो कि एक पर्सन ट्रैवलिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि आपके टॉपिक से कुछ खास रिलेटेड है नहीं, मगर स्टिल वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायलिसिस। फाइन, सिर्फ ऐसे नहीं कि अब आज के टाइम पे हमारे पास एक मशीन है और उस मशीन से ही आप डायलिसिस करवा सकते हो, नहीं, वी हैव सम ऑल्टरनेटिव एडवांसमेंट्स ऑल्सो। फाइन, अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल आपसे कह रहा है कि डायलिसिस प्रोसीजर होता है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। हीमोडायलिसिस इज अल्टीमेट मेथड दैट इज अ करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर। क्या ये करेक्शन है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक तरीका है जिससे कि उस पर्सन को एटलीस्ट हम सर्वाइवल मोड पे रख सकें। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है हमारे पास अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ब्लड होता है ना, जो ड्रेन करते हैं फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी एंड पंप इनटू अ डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड एज हेपेरिन कंटेनिंग द हेपेरिन। तो सही बात है, हमारी आर्टरीज में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है और वेन्स में कैसा होता है, प्योर होता है। तो हम अपनी आर्टरीज में से उस ब्लड को बाहर निकालेंगे, साथ ही साथ उसमें डाल देंगे हेपेरिन ताकि वो ब्लड कोएगुलेट ना कर जाए, और फिर उसको फिल्टर आउट करके वापस से हमारे ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो वी कैन सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी, मैंने टिक क्यों कर दिया यहाँ पे, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लो। कह रहा है डायलिसिंग यूनिट जो होती है इट हैज़ अ कॉइल्ड पैराफिन ट्यूब होती है जिसकी मदद से फिल्ट्रेशन होता है, ये बात भी सही है। और ये गलत है बेसिकली, है ना। पैराफिन जो है ये वाली नहीं पाई जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा कॉम्पोजिशन होती है जो डायलिसिस फ्लूइड है उसकी डिफरेंट होती है क्या प्लाज्मा से? नहीं, एग्जैक्टली सेम होती है, बस उसमें वेस्ट नहीं होता है, ताकि वो वेस्ट जो होता है वो आपके ब्लड में से निकल के आपके डायलिसिंग फ्लूइड में चला जाए। तो दैट इज अ बेसिकली डिफरेंस यू कैन से। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फाइन, 25th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डाययूरेसिस इज अ स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल कंडीशन विच लीड्स टू। तो क्या होता है डाययूरेसिस? सेम जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन। फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन जो होता है उसी को आप कहते हो क्या, डाययूरेसिस। मतलब बार बार सुसु आना, ठीक है, बार बार यूरिनेशन पे जाना। और अगर बात की जाए तो ये क्यों होगा, तो अगर बार बार यूरिनेशन आ रहा है इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर पानी का रीएब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा। तो इफ़ वी हैव दिस डीसीटी हेयर, सो डीसीटी में से वाटर का रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। और कौन है जो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करवाता है, तो वो करवाता है आपका एडीएच। तो मतलब आपका एडीएच जो होता है उसकी बॉडी में कमी हो गई है, इस वजह से पानी का रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बार बार फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन हो रहा है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इसी को आप कहते हो डायबिटीज इंसिपिडस। तो वी कैन से क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। एडीएच की कमी हो गई है, पानी रीएब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, मतलब यूरिन में पानी ज़्यादा है और उसी को बाहर निकालने के लिए बार बार फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन हो रहा है। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं 26th क्वेश्चन पे। सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी बात सही है आपको ये बताना है। तो पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो, फिर देखते हैं साथ में, है ना, फिर देखते हैं साथ में क्या आंसर होगा इसका। कौन है सिकंदर और कौन है बंदर? ओके, देखते हैं। कह रहा है एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। तो आपके जो बॉडी फ्लूइड का है उसका अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब आपका बीपी ज़्यादा होगा, या फिर बॉडी का जो फ्लूइड है या बॉडी का जो वॉल्यूम है अगर वो ज़्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्विच ऑफ कर देंगे और एडीएच के रिलीज को सप्रेस कर देंगे। सही बात है, हम चाहते हैं कि जब आपका बीपी या फिर ब्लड का वॉल्यूम पहले से ही ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि आपका एडीएच जो होता है वो सप्रेस हो जाए, ताकि एटलीस्ट और पानी रीएब्जॉर्ब ना हो। वैसे ही बहुत पानी पड़ा है आपके ब्लड के अंदर, राइट। तो वी कैन से फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि एडीएच जो होता है ये कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ब्लड वेसल्स का, हाई बीपी, मोर जीएफआर एंड मोर दिस। तो आपका जो एडीएच है क्या ये आपके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा? हाँ। और उसकी वजह से आपका जीएफआर इंक्रीज होगा? हाँ, दोनों बातें सही है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा, वो सेकंड बनाएगा, और फिर वो आपके एल्डोस्टेरोन पे काम करके आपके बीपी को जो कम हो चुका था उसको नॉर्मलाइज करवा देगा, या आपके ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मलाइज करवा देगा। फाइन, तो वी कैन से ये भी सही है आपका। लास्ट कह रहा है कि जो आपका एंजियोटेंसिन है ये एडीएच को रिलीज करवाएगा क्या? नहीं, जो एंजियोटेंसिन होता है या जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है सेकंड है ये आपके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, हंगर या थ्रस्ट सेंटर पे काम करेगा, और तीसरा आपके वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, एडीएच को रिलीज नहीं करवाता। फाइन,
तो वी कैन से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन 27 देखो, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि वी हैव दिस बोमेंस कैप्सूल जो कहाँ होगा, कॉर्टेक्स पार्ट में होगा, फिर आएगी आपकी पीसीटी कॉर्टेक्स पार्ट में, फिर आएगा आपका वो लॉन्ग वाला पार्ट जो कि आपके डीप इनसाइड द मेडुला जाएगा विच इज नथिंग बट द लूप ऑफ हैनले, और फिर वो बाहर आके अल्टीमेटली डीसीटी फॉर्म करके कलेक्टिंग ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी कैन से दिस इज द पोर्शन जो कहां पे आएगा आपके, दैट इज योर मेडुला एंड दैट इज योर कॉर्टेक्स। तो हम कह सकते हैं लूप ऑफ हैनले जो है वो पार्ट है जो कि आपके कहां पे आता है, डीप इनसाइड द मेडुलरी रीजन में जाता है विच इज योर लूप ऑफ हैनलेस लूप। फाइन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28, saying which of the following hormone not leads to the contraction of the muscles। तो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन कौन नहीं करवाता, तो आप जानते हैं एएनएफ नहीं करवाता। एएनएफ क्या चाहता है, एएनएफ चाहता है कि जो आपका बीपी इंक्रीज हो रखा था या जो आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रखा था या जो आपका जीएफआर है वो इंक्रीज हो गया था उसको मैं नॉर्मलाइज करवा दूं। नॉर्मलाइज करवाने का मतलब क्या है, उसको मैं कम कर दूं। तो ये चाहता है कि बीपी कम हो जाए या फिर आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए या फिर आपका जीएफआर कम हो जाए, है ना, ऐसा आपका एएनएफ चाहता है। और उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए ये दो काम करेगा, एक तो वैसोडाइलेशन करवा देगा, तो ये जो आपका एएनएफ है क्या करेगा, ये आपका एक तो वैसोडाइलेशन ताकि जीएफएफ है, ये आपका जीआरएफ जो है वो कम हो सके। दूसरा ये आपके थ्रस्ट के सेंटर को स्टॉप कर देगा, इनिबिट कर देगा, और आपका एल्डोस्टेरोन को भी स्टॉप करवा देगा, एल्डोस्टेरोन को भी कम करवा देगा फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो आप देख पा रहे हैं जो काम रेनिन कर रहा था ये उसका ऑपोजिट काम कर रहा है। तो वी कैन से कौन है जो वैसो कॉन्ट्रेक्शन नहीं करवाएगा, वो है आपका एएनएफ। फाइन, नेक्स्ट 29, सेइंग दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इज लोवेस्ट इन। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, तो पूरे नेफ्रॉन के अंदर सोडियम और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम कौन से वाले पार्ट में होता है, आपको ये बताना है। सोच के बताइए, अगर ये नेफ्रॉन है तो कौन से वाले पार्ट में आपका सोडियम और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा। तो सिंपल सी बात है, आपके नियर टू द कॉर्टेक्स रीजन या फिर डीप इनसाइड द मेडुला। तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेडुला, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यार आपका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम और जो आपकी क्लोराइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों होती है, बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पे हम सोडियम का और इनका रीअब्जॉर्प्शन पहले से यहाँ पे हो चुका होता है, किसमें, आपके लूप ऑफ हैनले में। तो ऊपर जाके कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली कम हो जाएगी। और वैसे ही आप जानते हो कि नीचे की तरफ क्या होती है, मेडुला वाले पार्ट में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी मतलब कितनी हो जाएगी, 1200 तक हो सकती है। और यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है, 300 के आसपास होती है। फाइन, तो वो कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा क्यों होगी, किसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोडियम, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोराइड, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूरिया। तो ये सब जो होते हैं यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे, यहाँ पे कम पाए जाएंगे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल करें, इसको भी निपटा दें। देखें, कह रहा है प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स किसके पार्ट होते हैं। तो अगर मैच किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन ग्लैंड्स है किसके पार्ट होते हैं, आपको पता है जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, आर्थ्रोपोड्स, इनमें 3 कैटेगरीज आती है। पहले होते हैं आपके क्रस्टेशियंस, फर्स्ट यू हैव दैट इज क्रस्टेशियंस, second you have that is insecta, and third you have that is arachnids। इसमें जो आपके फर्स्ट वाले हैं ना, इनके पास तो होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स, इनके पास होते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, मेल्फिजियन
ट्यूब्यूल्स, और इनके पास पाए जाते हैं क्या, कॉक्सियल ग्लैंड्स। तो ये 3 आपको याद होने चाहिए, इन पे सवाल बन जाते हैं अक्सर। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ग्रीनलैंड के पास पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आपके इनके पास क्रस्टेशियन, जो कौन होता है, प्रॉन होता है, तो इसका डी आ जाएगा, राइट। नेफ्रीडिया की बात की जाए, नेफ्रीडिया किसके पास होता है, अर्थवर्म के पास होता है, तो इसका बी आ जाएगा। मेलफिजन टिब्यूल्स, कॉकरोच, इंसेक्ट के पास होता है, इसका सी आ जाएगा। और प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लैटवर्म के पास होता है, जिसका ए आ जाएगा। तो आप मैच कर सकते हैं, ए का 4th हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, सो शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इवन वीकेंड से हमने टोटल 90 क्वेश्चंस का सेट लगा लिया है। होपफुली यू एंजॉय दिस सीरीज एंड आपको मजा आया होगा, है ना। इससे इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर, और इस टॉपिक का नाम, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एंड इसके अलावा दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, लाइक टेलीग्राम चैनल की लिंक, और आपको नोट्स वहीं मिल जाएंगे, आप सिंपली उन्हें ले सकते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।